स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं आज का बाजार और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार का एक्शन कैसा रहा, किन सेक्टर्स में मंदी थी, कहां तेजी देखने को मिली है, इन सब पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट पर एक नजर डालें तो निचले स्तर से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी भी देखिए करीब 345 अंक ऊपर बंद हुआ है। तो बैंकिंग शेयरों में शानदार तेजी की वजह से मार्केट में अच्छा सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ IT शेयरों ने आज दबाव बनाने का काम किया। और दिन भर किस तरह का एक्शन रहा आज बाजार में, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त प्रियंका जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका बताइए आज का कारोबार कैसा रहा? आप मार्केट में सुबह से आप देखें तो एक रेंज, एक कंसोलिडेशन का रेंज आपको एक्सपेक्टेड था बाजार में, लेकिन अच्छी बात है कि 16,200 को सस्टेन भी किया और उसके आसपास क्लोज भी हुआ मार्केट। कुछ बड़े ट्रिगर्स रहे जो बाजार क्लियरली जिनका इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिला। पहला था TCS के नंबर्स। सो TCS के नंबर्स रिपोर्ट हुए, वीक नंबर स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस रिपोर्ट हुए और उसके बाद आपने पूरा एक सेल ऑफ देखा IT पैक पे। इनफैक्ट आप टॉप लूजर निफ्टी की बात करें, FNO के लूजर्स की बात करें और मिड कैप और स्मॉल कैप लूजर्स की बात करें तो उसमें आपको IT के स्टॉक जरूर दिखाई देंगे। पहले निफ्टी के अगर लूजर्स की बात करें उसमें TCS, HCL टेक, इन्फोसिस, ये वन ऑफ द 5 टॉप लूजर्स भी थे। और इसी तरह के आपको लूजर्स आप वहाँ मिड कैप में बात करें तो वहाँ पर भी माइंडट्री, कोफोर्ज, माइंडट्री की तो रिजल्ट्स हैं बुधवार को। सो ये एक बड़ी डायरेक्शन जरूर IT स्पेस ने ड्रैग किया बाजार को नीचे की तरफ। लेकिन दूसरे कौन से स्पेसेस थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट करा, उसमें था रिलायंस, हैवी वेट लाइक रिलायंस, बैंकिंग ने क्लियरली सपोर्ट किया। और तीसरी जो आपको शॉर्ट कवरिंग आज देखने को मिली वो देखने को मिली मेटल्स। रीजन सबके एक एक करके बताते हैं। पहले तो मेटल से, क्योंकि एक न्यूज़ आई कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो अभी गवर्नमेंट ने फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन के बिड में लगाई थी उसको शायद पार्शियली रोल बैक किया जा सकता है, उसे कम किया जाता है। इस एंटिसिपेशन में सारे स्टील काउंटर्स में मोमेंटम देखने को मिला और यही मोमेंटम, यही एंटिसिपेशन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को रिलायंस को लेकर भी लग रहा है कि शायद रिलायंस पर भी जो विंडफॉल टैक्स गेन की बात की जा रही थी शायद वहां पर भी कोई रिलीफ हो, जिसके चलते आपने देखा और थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी हो गया था कि रिलायंस में आपने लगभग 1.25% की मूव आज के ट्रेड में देखी। तो ये इंडेक्स हैवी वेट्स हैं जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया। दूसरा बड़ा सपोर्ट आपको मिला बैंकिंग से, फाइनेंशियल स्पेस से। वहां पर भी आप लगातार देख रहे हैं क्योंकि RBI की कमेंट्री आई, इन्फ्लेशन के कूल ऑफ होने की बात की गई और जिसके चलते आपने बैंक्स को देखा, मार्केट में फाइनेंस स्पेस को देखा। फाइनेंस स्पेस तो खैर पिछले पूरे हफ्ते से ही चल रहा है, चाहे वो व्हीकल फाइनेंस हो, होम फाइनेंस हो। लेंडर्स जो हैं वो अच्छे, NBFCs जो हैं वो अच्छी खासी मूव दिखा रहे हैं। तो वो आपको एक कंटिन्यूड सेशन जरूर देखने को। कुछ सिलेक्टिव पॉकेट जरूर हाईलाइट करना चाहेंगे, जैसे केमिकल स्पेस बहुत अच्छी वहाँ पर भी मूव देखने को मिली। कई सारे काउंटर्स में आपको अच्छी मूव देखने का, और ऑटो एंसरी के कई काउंटर्स थे, लॉजिस्टिक काउंटर्स फर्स्ट हाफ में तेज थे। तो सिलेक्ट सेक्टर्स में बहुत अच्छी मूव थी। कैपिटल गुड्स में आप लगातार तेजी देख रहे हैं, वहाँ पर आप स्टॉक्स लगातार देख रहे हैं कि LNT के पहले सीमेंट्स चला, ABB चला, सीमेंट्स, कैपिटल LNT चला। अब वहाँ पर आपको उसी स्पेस से दूसरे और काउंटर्स भी निकल कर आए, इंजीनियरिंग स्पेस से कुछ काउंटर्स निकल कर आए। सो कुल मिलाकर आज एक और बड़ी न्यूज़ है जिसे ज़रूर फैक्टर इन किया बाजार ने, वो थी अदानी का टेलीकॉम स्पेस में फोरे करना। लेकिन वो कंप्लीटली कैप्टिव डेटा नेटवर्क है, लेकिन बाजार ने उसे कैसे रीड किया? इम्पैक्ट आप भारतीय एयरटेल पर देखें, 5% की गिरावट भारतीय एयरटेल पर देखने को मिली, क्योंकि उनको एक एंटिसिपेशन ये भी है कि अगर एक नया प्लेयर आता है, नया एंट्रेंट आता है तो स्पेक्ट्रम कॉस्ट महंगी होगी। तो ये कुछ बड़े की ट्रिगर्स थे जो बाजार पर प्ले आउट हुए। लेकिन क्लियरली 16,200 के पास क्लोज होने का मतलब है बायस पॉजिटिव है। आप और जो ये स्टील काउंटर्स का जो मोमेंटम है, शायद वो BTST के सौदे जिस तरह से पिक्स एक्सपर्ट्स दे रहे हैं उससे देखकर लगता है कि ये मोमेंटम आगे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने का। स्टील सेक्टर में तेजी आगे बनी रह सकती है जिस तरह की खबरें आज निकल कर आई हैं। लेकिन IT स्टॉक में जिस तरह से दबाव चल रहा था, TCS के नतीजे आए उसके बाद हमने एक प्रेशर देखा और अब एक और नतीजे आने वाले हैं। HCL टेक भी कल अपने नतीजे घोषित करने वाला है और HCL टेक के नतीजों से क्या अनुमान है ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद बताइए, TCS के नंबर्स तो कमज़ोर थे, बट अब HCL टेक के नतीजे कैसे रह सकते हैं? जी हाँ, फोकस में रहने वाला है HCL टेक। स्टॉक में लगभग 30% का इस साल में जो है गिरावट देखने मिला है और अगर उनके वैल्यूएशंस की बात करें तो लगभग 18 टाइम्स उनके 12 मंथ अर्निंग्स पे जो है कंपनी जो है ट्रेड कर रही है। अब देखा जाए अगर डॉलर रेवेन्यू में ग्रोथ लगभग सपाट रहने वाला, सिर्फ 0.7% का ग्रोथ का अनुमान है। EBIT भी जो है सपाट का एक्सपेक्टेशन है, हालांकि मार्जिन्स में दबाव रहेंगे। लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट जो है तिमाही दर तिमाही देखने मिल सकता है। अगर पैट के बारे में बात करें तो एडजस्टेड लेवल पे 10% का गिरावट का
मान है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फिगर होती है, जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ होती है, वो लगभग 2.5 से लेकर 3% का जो है ग्रोथ का अनुमान है। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो जो आईटी सर्विसेज और एंटरप्राइज इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इसमें जो है ग्रोथ देखने मिलेगी। मार्जिन्स ऑफकोर्स इंपैक्टेड रहेंगे क्योंकि वीज़ा कॉस्ट और रिफिलिंग एट्रिशन, इन दोनों के कारण जो है एक इम्पैक्ट पड़ने वाला मार्जिन्स में। और लेकिन जो डील साइज़ है वो लगभग 1.5 से लेकर $2 बिलियन का अनुमान है। लेकिन आगे जाते हुए जो है इंपॉर्टेंट बात रहेगा डील पाइपलाइन, एट्रिशन कैसे चेंज होती है और गाइडेंस में कुछ बदलाव है कि नहीं, क्योंकि गाइडेंस जो लास्ट क्वार्टर में आई थी वो इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस लगभग 12 से लेकर 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सीसी ग्रोथ के लिए FY23 का अनुमान दिया गया था। और एबिट मार्जिन गाइडेंस यहीं पे 18 से लेकर 20% तक का दिया गया था। तो ये दो आंकड़े जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जब इनके रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अब शरद आपका ये जानकारी देने के लिए। तो 10% गिरावट मुनाफे में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा किस तरह के आउटलुक कंपनी मार्जिन के फ्रंट पर शेयर करती है, डील पाइपलाइन कैसी रहती है, इन तमाम बातों पर हमारी नज़र रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और आज एक और स्टॉक फोकस में था भारती एयरटेल। आज भारती एयरटेल में हमने करीब 5% तक की गिरावट देखी और इसकी वजह क्या है, अदानी ग्रुप का इससे क्या कनेक्शन है, ये तमाम बातें समझ लेते हैं। चलते हैं सौमित के पास और आपको दिखाते हैं ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट। भारतीय एयरटेल की अगर हम बात करें तो 3 कारण है कि जिसकी वजह से हमें ये ड्रॉप देखने को मिल रहा है शेयर प्राइस में। पहला तो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग अडानी ग्रुप अगर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन में हिस्सा लेगा तो उस वजह से जो बिडिंग प्रोसेस होगा वो थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम के प्राइजेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे कि भारतीय एयरटेल, उनके लिए स्पेक्ट्रम एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि अभी अडानी ग्रुप B2B सेगमेंट में फोकस कर रहा है, जिसे एंटरप्राइज सेगमेंट माना जाता है, बट आगे जाके वो B2C सेगमेंट में भी एंटर कर सकता है, जिसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी होगा टेलीकॉम इंडस्ट्री में वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और तीसरा कारण ये है कि जो एंटरप्राइज बिजनेस है वो 5G टेलीकॉम रेवेन्यू का 40% हिस्सा होने की एक्सपेक्टेशंस है। और अडानी ग्रुप के एंट्री होने से पोटेंशियल फ्यूचर रेवेन्यू जो है वो किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए कम हो जाता है। और भारतीय एयरटेल के लिए एंटरप्राइज बिजनेस भी एक सिग्निफिकेंट बिजनेस ऑपरेशंस है इस वक्त। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी की चीज़ जिस पर हमें ध्यान रखनी होगी वो है कि जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एक टेलीकॉम ऑपरेटर पे करेगा वो अडानी ग्रुप कितना पे करता है, और इसका लास्ट डे ऑफ पेमेंट है जुलाई 20। तो ये डेट सबके नज़र में रहेगी, क्योंकि जितना हायर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट अडानी ग्रुप पे करेगा उसका मतलब यही होता है कि जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा वो काफ़ी अग्रेसिव हो सकता है उनकी तरफ से। एनालिस्ट का मानना है कि अगर 3000 करोड़ का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट अडानी ग्रुप ने किया तो जो टेलीकॉम ऑक्शन होंगे उसके जो बिडिंग प्रोसेस होगा वो काफ़ी अग्रेसिव हो सकता है। अब आज के ट्रेड में हम वोडाफोन आइडिया में भी काफ़ी सारे गेंस देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस ऐसे भी है कि अगर स्पेक्ट्रम में ऑक्शंस ना खरीदे ग्रुप ने तो वो वोडाफोन आइडिया से स्पेक्ट्रम खरीद सकता है, जो कि अच्छा बेनिफिशियल हो जाएगा ग्रुप वोडाफोन आइडिया के लिए। और इसी कारण हमें थोड़े बहुत गेंस वोडाफोन आइडिया में देख रहे हैं। और इंडस टावर्स की अगर हम बात करें तो अगर अडानी ग्रुप टेलीकॉम स्पेस एंटर करता है तो इंडस टावर्स को काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि इंडस टावर्स इंडिया का सबसे बड़ा टावर कंपनी है। और अगर कोई नया टेलीकॉम ऑपरेटर आता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तो टावर की डिमांड आगे जाके बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इंडस टावर्स को बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से खबर मिली है कि विंडफॉल गेन टैक्स से सरकार को करीब 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। इस पर पूरी जानकारी के लिए चलते हैं मेघना मित्तल के पास। मेघना, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जी, जो ड्यूटी लगाई थी विंडफॉल गेन पर ऑयल कंपनीज के जो फ्यूल एक्सपोर्ट होता है उस पर, ये याद रखिए कि बहुत सारे एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि रेवेन्यू कितना मिलेगा एडिशनल गवर्नमेंट को। इनफैक्ट मूडीज़ ने कहा है कि लगभग $12 बिलियन एडिशनल रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलेगा, जो अप्रॉक्सीमेटली ₹95,000 करोड़ होता है। पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया है कि ये जो नेट रेवेन्यू इंक्रीज़ जो गवर्नमेंट को मिलेगा इससे विंडफॉल गेन टैक्स से, वो इस एस्टिमेट से बहुत ही कम है, लगभग 40,000 करोड़ या 50,000 करोड़ तक होगा, लेकिन पूरे साल के लिए, ना कि जो रिमेनिंग अभी फाइनेंशियल ईयर का बचा है उसके लिए। और ये भी सूत्रों ने बताया है कि ये 40-50,000 करोड़ तभी मिलेगा जब जो करंट रेट्स हैं इस विंडफॉल टैक्स के उतने ही अगर पूरे साल तक लगे रहते हैं, तभी 40
50,000 करोड़ मिलेगा। तो इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। ये याद रखिए कि जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी वो 23,250 रुपीज़ पर टन लगाई गई थी क्रूड एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जो कि SEZ से जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी लागू होगी, जो कि अगर हम ये ट्रांसलेट करें तो पेट्रोल और ATF पर ₹6 पर लीटर, पेट्रोल पर ₹6 और डीजल पर ₹13 पर लीटर की ड्यूटी जो लगाई गई थी। तो इसीलिए ये देखना रहेगा, क्योंकि जब ये ड्यूटी लगाई गई थी उस समय जो गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेट्स रखे थे क्रूड ऑयल के, इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस के, वो $117 पर बैरल रखे थे। अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ से भी, उस लेवल से भी क्रूड काफ़ी नीचे आ गया है, 107 अप्रॉक्सीमेटली अभी चल रहा है। और ये भी हम जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हर 15 दिन में ये रिव्यू होगा। तो अगर ये रेट्स चेंज होते हैं तो ये जो एडिशनल रेवेन्यू, नेट एडिशनल रेवेन्यू 40,000 to 50,000 करोड़ का, वो थोड़ा और नीचे भी आ सकता है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 40,000 to 50,000 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलेगा इस ड्यूटी जो एक्सपोर्ट्स पर लगाई गई है फ्यूल पर, उसके द्वारा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मीना ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजली के बिल की। और महाराष्ट्र में बिजली महंगी होने वाली है। जुलाई से बिजली के बिल में करीब 10 से 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है। इस पर और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं और क्या वजह है कि ये बढ़त रहेगी। इसकी पूरी डिटेल्स लेकर डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी बताइए। अभी आप महंगाई के झटके की बात बोल रहे थे, तो बिजली का बिल करीब 10% का झटका आपको दे सकता है। महाराष्ट्र में महंगी हो सकती है बिजली। असल में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज के नाम से, FAC के नाम से एक प्रावधान था जिसको पहले कोविड की वजह से रोक दिया गया था, लेकिन वो प्रावधान 1 जून से लागू हो गया। बिजली के बिल आते हैं 2 महीने के, यानी कि जून और जुलाई का। यानी कि जब आपका जुलाई का बिल आएगा तो उसमें FAC लगा हुआ आएगा। ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है और कैलकुलेशन ये कहती है कि आपका बिजली का बिल 10 से 15% हो सकता है 20% महंगा है। यानी कि जितना आप बिजली का बिल भरते थे, अमूमन एग्जाम्पल के बताऊं, अगर आप 1000 रुपये भरते तो इस बार आपका बिल 1100 रुपये आएगा। अगर आप 5000 रुपये भरते तो 5500 रुपया बिल आपका बिजली का बिल आ सकता है जुलाई के अंदर। असल में 1 जुलाई से FAC का चार्ज को पहले मंजूरी दी गई थी और यह बिल के साथ अब जुड़ के आएगा। ये FAC है क्या, ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है क्या? ये असल में कोयले के दाम को लेकर और जो एनर्जी बूस्टर्स के दाम को लेकर जो एक चार्ज लगता है, क्योंकि इनके प्राइसेस ऊपर नीचे काफ़ी होते हैं, ये चार्ज ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कोविड की वजह से ये 2 साल तक चार्ज नहीं लग रहा था। अब ये चार्ज का बेस क्या, कैलकुलेशन कैसे की गई, इसमें लगाया गया है मार्च का, अप्रैल का, मई का औसतन रेट। और आपको पता है पिछले 3 महीने के अंदर कोयले के दाम काफ़ी ज़्यादा थे। जो थर्मल पावर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका सीधा सीधा जो नुकसान है या फिर ये कहें बोझ, वो कंज्यूमर्स को दिया जा सकता है। आगे चल के हो सकता है ये आपके यूनिट के हिसाब से जो कैलकुलेशन हमारी समझ में आई है वो ₹1 पर यूनिट तक महंगा होगा। मान लीजिए आपने 300 यूनिट इस्तेमाल किया है तो ₹300 आपका बिल बढ़कर आ सकता है। अब आते हैं किस किस को कितना कितना फ़र्क पड़ेगा। ये जो चार्ट अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें मुंबई में जो बेस्ट है, जो ये बिजली सप्लाई करती है, वो उसके 10-साढ़े 10 लाख ग्राहक हैं। टाटा पावर के करीब 7 लाख ग्राहक हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां हैं। और अदानी पावर के करीब 29 लाख ग्राहक हैं। मुंबई में सिर्फ इतने लोग नहीं रहते, महावितरण के नाम से कंपनी है जिसको महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम कहते हैं, वो MSEDCL है। इसके 2.5 करोड़ ग्राहक हैं और इन सबका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सभी को कहीं ना कहीं 10 से 15% बिजली का दर आपको बढ़ कर मिलने वाली है। ये FAC नवंबर तक लागू रहेगा, अभी तक की जानकारी ये है, यानी कि आने वाले नवंबर तक ये लागू भी रहने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी जानकारी देने के लिए। तो महाराष्ट्र में अब बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है और जुलाई से बिजली के बिल में 10 से 12% की बढ़त संभव है और इसके पीछे की वजह भी डिम्पी अभी आपको बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रुपए की। और आज हमने देखा कि रुपए में आज भी रिकॉर्ड कमजोरी देखने को मिली है। क्यों इतना कमज़ोर हो रहा है रुपया, इसके पीछे की वजह क्या है? विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी लेकर। विश्व मोहन बताइए।
₹79.45 के स्तर को भी डॉलर के मुकाबले रुपया पार करेगा। और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स 107.35 के स्तर के आसपास पहुंच चुका है, लगातार कमजोरी बनी हुई है। और डॉलर की सेफ हेवन डिमांड इतनी ज़्यादा है क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, यूरोप की एनर्जी क्राइसिस को लेकर चिंता है, चाइना के ग्रोथ आउटलुक को लेकर चिंता है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स है जो करेंसी को सपोर्ट दे रहे हैं, डॉलर को सपोर्ट दे रहे हैं, और उसका खामियाजा यहाँ पर बाकी करेंसी को ना हो रहा है और इसलिए रुपया भी कमज़ोर हो रहा है। करेंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर डोमेस्टिक लेवल पर चिंता लगातार बनी हुई है। जिस तरह से ऊंचे एनर्जी प्राइसेस की वजह से इंडिया को नुकसान हो रहा है, तो तमाम ऐसे फैक्टर जो रुपया कमज़ोर हो रहा है। इसके अलावा FIIs की लगातार इंडियन इक्विटी मार्केट में बिकवाली चल रही है, इस वजह से भी यहाँ पर दबाव है। हालांकि रुपये को मजबूती देने के लिए RBI की तरफ से कई कोशिशें भी की जा रही है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन एक्सपर्ट्स को यही लगता है कि नियर टर्म में ₹79.50 के ऊपर भी रुपया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये हम आपको वजह बताए थे। आज भी $1 का भाव 79.43 तक पहुंचा और कमजोरी आगे भी देखने को मिल सकती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।